तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड और लेसन थर्ड। आपका देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का वीडियो लेक्चर दूसरा है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर वीडियो आ चुका है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी वीडियो की लिंक, तो आप वहाँ से जाकर सबसे पहले पार्ट 1 देखें पावर प्लांट का, उसके बाद पार्ट 2 देखें आप। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको लेसन सेकंड लेसन थर्ड पढ़ाया जाएगा। आपका लेसन सेकंड है क्या, थर्मल स्टेशन, और आपका लेसन थर्ड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, और इसी के साथ आपको क्या है, आज के वीडियो लेक्चर में 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। देखिए MCQ क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इन सभी टॉपिक के बारे में जो कि है वो डिटेल से पढ़ लें, क्योंकि आपसे कहाँ से क्या पूछ लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप सभी टॉपिक को डिटेल से ज़रूर पढ़ें। MCQ टाइप क्वेश्चन तो पढ़ें ही, और साथ में टॉपिक को भी आज हम आपको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको आज इस वीडियो लेक्चर में लेसन सेकंड और लेसन थर्ड पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर से बने रहें, और सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ जो कि है वो मिल सके। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड, जिसका नाम है आपका थर्मल स्टेशन। ठीक है, तापीय केंद्र, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए ऊर्जा की इकाई, यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की इकाई क्या होता है, ऊर्जा को जूल, न्यूटन, मीटर, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, ठीक है, किलोग्राम, मीटर आदि यांत्रिक इकाइयों से व्यक्त करते हैं, जबकि विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1 जूल बराबर आपका कितना होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, 1 अश्वशक्ति HP हॉर्स पावर बराबर आपका होता है 2.7 × 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर आपका होता है 4.27 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 4.1868 किलो जूल। ठीक है, आपको ये तो एकदम बेसिक से चीज़ें हैं, इससे भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन जो कि है वो बन सकते हैं। 1 किलोग्राम मीटर बराबर आपका कितना होता है 9.81 जूल। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होता है 3.67 × 10⁵ किलोग्राम। ठीक है, तो ये थे आपके एकदम बेसिक से क्वेश्चन जो जिससे कि आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अब आपकी बारी आती है थर्मोडायनेमिक साइकिल की। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल से अगर आपसे कोई MCQ टाइप क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। देखिए वीडियो भले ही लंबी हो, लेकिन आपको सभी वीडियो में एकदम आपको सारे बेस से पढ़ाया जा रहा है, और आपको सभी डाउट क्लियर किया है और सभी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पावर प्लांट की सहायता से थर्मोडायनेमिक साइकिल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पावर प्लांट की सहायता से जब ईंधन दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को किसी कार्यकारी द्रव्य माध्यम से प्रत्येक यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जब किसी ईंधन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को किसी कार्यकारी द्रव्य या यांत्रिक ऊर्जा में हम बदलते हैं, तो फिर इस ऊर्जा को जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए आप सभी लोगों को पता है जनरेटर क्या करता है, एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, यह प्रक्रम लगातार रिपीट होता रहता है। यह इस प्रकार ऊष्मा तथा कार्य चक्रीय क्रम में होता है। इसी क्रम को ऊष्मागतिकी चक्र अर्थात थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। अब आपसे अगर पूछ ले कि थर्मोडायनेमिक साइकिल किसको कहते हैं, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल किसको कहते हैं। देखिए जब ईंधन दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को किसी कार्यकारी द्रव्य माध्यम में पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और फिर इसको किसमें जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाता है। देखिए जो मेन टॉपिक है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एकदम डिटेल से भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट जो कि है वो ना हो। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। देखिए और एक चीज़ और आपको बता दें कि आप लाइव कमेंट करते हैं, उसमें ना करके अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लाइव जो चैट होती है वो आपकी स्ट्रीम के बाद जो कि है वो हट जाएगी। आपके कमेंट जो कि है वो रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, लाइव चैट में ना पूछें। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ऊष्मागतिकी चक्रों का वर्गीकरण। वाष्प शक्ति चक्र, वेप्योर पावर साइकिल। इसके बाद आता है आपका कौन सा, गैस शक्ति चक्र, गैस पावर साइकिल। इसके बाद हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। वाष्प शक्ति चक्र क्या होता है, देखिए इससे आपका जो कि है 1 MCQ या 2 MCQ जो कि जरूर से बनेंगे, 1 या 2 MCQ जो कि है जरूर से बनेंगे, तो आप इसको जरूर से पढ़ें। ठीक, वाष्प शक्ति चक्र, वेप्योर
वैप्योर पावर साइकिल क्या होता है, देखिए रैंकिंग चक्र, रैंकिंग साइकिल, पुनः तापक चक्र, रीहीट साइकिल, पुनर्योजी चक्र, रीजनरेटेड साइकिल, पुनः तापक पुनर्योजी चक्र और द्विबाष्पीय चक्र और क्या आपका टोपिंग चक्र। ठीक, तो इस प्रकार के आपके 6 प्रकार के चक्र होते हैं किसके अंतर्गत, वैप्योर पावर साइकिल के अंतर्गत। अब हम इन सभी चक्रों के बारे में जो कि है डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका 1 से 2 MCQ इससे जरूर से बनेगा। ठीक है, रैंकिंग चक्र क्या होता है, रैंकिंग चक्र का उपयोग भाप इंजन के साइकिल से तुलना करने के लिए किया जाता है। रैंकिंग आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले MCQ टाइप क्वेश्चन में कि रैंकिंग चक्र का उपयोग किस में किया जाता है, तो देखिए भाप इंजन के साइकिल से तुलना करने के लिए किया जाता है। भाप इंजन की साइकिल से तुलना, भाप इंजन की साइकिल से तुलना करने में किया जाता है किसका, रैंकिंग चक्र का प्रयोग। इसके बाद देखिए आपका दूसरा आता है पुनः तापक चक्र, रीहीट साइकिल। रीहीट साइकिल क्या होता है, देखिए डायग्राम आपको किसी के भी नहीं देखना है, क्योंकि आपके MCQ में डायग्राम जो कि है वो नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप डायरेक्ट पढ़ते हैं रीहीट साइकिल क्या होता है। रीहीट साइकिल का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक दाब को बढ़ाकर संयंत्र की दक्षता को घटाना होता है। प्रारंभिक दाब को बढ़ाकर संयंत्र की दक्षता को बढ़ाना होता है। ठीक, आजकल रीहीट साइकिल का उपयोग उच्च दाब 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उच्च दाब 620 डिग्री सेंटीग्रेड के संयंत्र में प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा आपका पॉइंट है, इसके प्रयोग से ऊष्मीय संयंत्र की ऊष्मीय दक्षता में वृद्धि होती है। इसके बाद हम तीसरा देखिए पढ़ते हैं। तीसरा आपका क्या है, रीजनरेटिव साइकिल, पुनर्योजी चक्र। पुनर्योजी चक्र क्या होता है, पुनर्योजी चक्र के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए पुनर्योजी चक्र क्या होता है, बॉयलर में कंडेंस वाटर को भेजने से पुनः गर्म कर लेते हैं। मतलब कि आपका जो बॉयलर होता है उसमें आपके कंडेंस वाटर को भेजने से पहले हम क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। इसके टरबाइन की भाप का उपयोग किया जाता है। इसके टरबाइन की भाप का उपयोग किया जाता है। टरबाइन में भाप के विस्तार में बॉयलर से ऊष्मा निकलकर बॉयलर में प्रयुक्त तापमान में भेजा जाता है, जो कि बॉयलर में निवेशित जल को पुनः गर्म करता है। इस क्रिया को ब्लेडिंग कहते हैं। देखिए आपकी जो टरबाइन से भाप निकलती है, गर्म भाप निकलती है, इस गर्म भाप का उपयोग हम किस में करते हैं, जल को गर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, इस गर्म जल को गर्म करने के लिए कहते हैं। और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लेडिंग कहते हैं। इसको आप अच्छे ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आपका है कि कंडेंस वाटर को ऊष्मा प्रदान कर उसका पुनर्योजन किया जाता है। कंडेंस वाटर को ऊष्मा प्रदान कर उसका क्या किया जाता है, पुनर्योजन किया जाता है। चौथा पॉइंट आपका इसमें आता है कि इसमें 2 तापक लगे होते हैं और प्रत्येक तापक के साथ एक अलग पंप लगा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि रीहीट साइकिल में कितने तापक लगे होते हैं, 2 तापक लगे होते हैं। ठीक है, कितने तापक लगे होते हैं, 2 तापक लगे होते हैं और प्रत्येक तापक के साथ एक अलग पंप लगा होता है। मतलब कि 2 तापक और 2 पंप। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है पुनः तापक पुनर्योजी चक्र, रीहीट जनरेटिव साइकिल। ठीक, इसके पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसमें पॉइंट क्या है, सामान्यतः 80 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब वाले संयंत्र को इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ ले कि रीहीट जनरेटिव साइकिल का उपयोग कौन से संयंत्रों में किया जाता है, कितने दाब वाले, ठीक है, तो 80 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब वाले संयंत्रों में रीहीट जनरेटिव साइकिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, रीहीट जनरेटिव साइकिल की दक्षता को बढ़ाने के लिए रीहीट एवं जनरेट साइकिल को सम्मिलित कर एक चक्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक चक्र के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रीजनरेटिव साइकिल हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर पे बाइनरी वैप्योर साइकिल। बाइनरी वैप्योर साइकिल क्या होता है, बाइनरी वैप्योर साइकिल के बारे में हम जानते हैं। इसमें 2 पंप कार्यकारी द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं। इसमें दो कार्यकारी द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस साइकिल में भाप तथा पारा के 2 अलग अलग परिपथ होते हैं। मतलब कि आप जो साइकिल होती है आपकी बाइनरी वैप्योर साइकिल, इसमें 2 अलग अलग पंप होते और 2 अलग अलग परिपथ होते हैं। ठीक, एक परिपथ होता है आपका भाप का और एक परिपथ होता है आपका पारी का। ठीक, इसमें प्रयुक्त तरल भाप तथा पारा भाप है। ठीक, इसमें प्रयुक्त तरल भाप तथा पारा क्या है, भाप है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 6वें नंबर पे आपका क्या है, 6वें नंबर पे आपका है टोपिंग साइकिल। टोपिंग साइकिल है जो कि लास्ट है, टोपिंग साइकिल है। ठीक, देख लीजिए आप। टोपिंग साइकिल का पॉइंट क्या है, निम्न दाब पावर प्लांट
निम्न दाब पावर प्लांट की ऊष्मीय दक्षता बढ़ाने के लिए टॉपिंग साइकिल का आवश्यकता पड़ती है। देखिए, पावर प्लांट की ऊष्मीय दक्षता को बढ़ाने के लिए अगर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ ले कि पावर प्लांट की ऊष्मीय दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी साइकिल का उपयोग किया जाता है, तो आपकी टॉपिंग साइकिल का उपयोग किया जाता है। ठीक, आपके 1 से 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इससे जरूर से बनेंगे। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद देखिए आपके आते हैं एलिमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। एलिमेंट ऑफ क्या? थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले आता है आपका बॉयलर। देखिए, सभी पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ें। आपको देखिए पता तो होना चाहिए कि बॉयलर होता क्या है। ठीक, तभी तो आप उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि है बता सकेंगे। और आपको हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप एक भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि है वो छोड़कर ना है। आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि देखिए 25 क्वेश्चन आपके आने हैं और आपकी कोशिश है और हमारी कोशिश है आपकी कि 25 के 25 क्वेश्चन आप लोग करके आएँ। और हमको भरोसा है कि आप लोग 25 के 25 क्वेश्चन जो कि है वो एकदम सही कर ही आएंगे। ठीक है, बॉयलर क्या होता है? भाप जनित्र। भाप जनित्र, ठीक है। बॉयलर वह युक्ति है जिसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप उपजी ऊष्मा जल को आंतरिक कर उच्च तापमान तथा दाब पर भाप उपजाई जाती है। इस बॉयलर में सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य दाब 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बॉयलर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, तो बॉयलर का सामान्य तापमान होता है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। और आपके जो सामान्य इसका दाब होता है वो कितना होता है? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, बॉयलर का थोड़ा यूज भी हम वो वर्किंग भी पढ़ लेते हैं। बॉयलर विभिन्न गुण स्तर की भाप को आवश्यकता के अनुसार सप्लाई कर सकते हैं। किसी भी औद्योगिक धंधों में या किसी भी प्लांट में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, करते हैं या फिर। इसके बाद आता है आपका पार्ट ऑफ बॉयलर। बॉयलर के मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ बॉयलर क्या है? बॉयलर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए, बॉयलर सेल। बॉयलर सेल क्या होता है? बॉयलर सेल में पानी संचित किया जाता है। बॉयलर सेल पर बाहर की ओर प्रेशर गेज और वाटर लेवल इंडक्टर, सेफ्टी बल्ब आदि को लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका बॉयलर सेटिंग। बॉयलर सेटिंग क्या होता है? बॉयलर में अग्निशय ईंटों की चिनाई को बॉयलर सेटिंग कहते हैं। जो बॉयलर में आपकी अग्निशय ईंट लगाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉयलर सेटिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए फर्नेस क्या होता है? भट्टी का वह स्थान खोल में भट्टी का वह स्थान बॉयलर खोल में होता है जिसका इसका निर्माण ईंधन के अनुसार होता है। इसका निर्माण किसके अनुसार होता है? फर्नेस का अनुसार। फर्नेस का निर्माण जो कि है वो ईंधन के अनुसार होता है। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं आप ग्रेट सरफेस। ठीक, ग्रेट सरफेस जालिका। भट्टी का वह भाग जिस पर ईंधन को रखकर दहन किया जाता है उसे यह इस्पात या लोहे के बने होते हैं। देखिए, भट्टी के जो सबसे नीचे एक भाग होता है, भट्टी होती है आपकी इस तरह से, उसके नीचे एक भाग होता है जहाँ पर आपकी एक सरिये टाइप लगे होते हैं, जाली टाइप। इसी के ऊपर ईंधन को रखा जाता है और ईंधन को रख कर यहाँ से नीचे की ओर से इसको जलाया जाता है। तो आपकी जो कि है बॉयलर में जो कि है भाप बनती है। ठीक, इसके बाद देखिए बॉयलर ट्यूब आता है आपका, वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब क्या है? इसमें जल प्रवाहित होता है तथा ट्यूब के दोनों सिरे पर हैंड्स लगी होती हैं। पानी इस हैंड्स में होकर ट्यूब में प्रवाहित होता है। ठीक, चिमनी आपका क्या होता है? चिमनी का सभी लोगों को पता है, चिमनी का उपयोग किया जाता है धुएं वगैरह को निकलने के लिए। देखिए, दग्ध गैस उपयोग होने के बाद चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। वायुमंडल को बचाने के लिए चिमनी को पर्याप्त ऊंचाई पर रखते हैं। ठीक, चिमनी के ऊपर का इंडेक्स फैन लगे होते हैं। चिमनी के जो ऊपर लगे होते हैं वो इंडेक्स फैन लगे होते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर भी पढ़ लीजिए। ठीक, 1 या 2 मिनट लगेंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर पढ़ने में। देखिए, ड्रम की अक्ष के आधार पर हॉरिजॉन्टल बॉयलर, क्षैतिज बॉयलर कैसे होते हैं? यदि बॉयलर के ड्रम की अक्ष क्षैतिज स्थिति में हो तो उसे क्षैतिज बॉयलर कहते हैं। आपके इस प्रकार के बॉयलर क्षैतिज बॉयलर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर बॉयलर। ठीक, वर्टिकल बॉयलर। इसके बाद आते हैं आपके हॉट गैस के आधार पर क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं? यदि भट्टी से निकलने वाली गैस गर्म ट्यूब्स के अंदर से होकर जाती हैं और जल ट्यूब के बाहर चारों ओर सेल में भरा हुआ है, ठीक, भरा रहता है, उसे फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? यदि जल ट्यूब के अंदर से गुजरता है और ट्यूब के चारों ओर हॉट गैस प्रवाहित होती है तो उसे हम वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। इसके आपके उदाहरण हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर के उदाहरण कौन कौन से हैं? देख, बेबकॉक बॉयलर, ठीक, बेबकॉक बॉयलर और विलकॉक्स बॉयलर। और आपके इसी तरह से आपके फायर ट्यूब बॉयलर के उदाहरण क्या है? लगासियर बॉयलर और कोकरन बॉयलर।
ठीक, ETC। इसके बाद देखिए आप ईंधन के आधार पर आपके बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन के आधार पर आपके बॉयलर जो कि है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कोक फायर्ड बॉयलर, ऑयल फायर्ड बॉयलर, और आपका तीसरा होता है इलेक्ट्रिक फायर्ड बॉयलर। ठीक है, देखिए अब आपके यहाँ से स्टीम के आधार पर हम बॉयलर को पढ़ेंगे, किसके, स्टीम के आधार पर। तो आपके यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है। आपके इसमें से जो कि 1-2 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे कि आपके 80 बार या दाब आपका कितना होता है, ठीक, MCQ। तो उसी तरह से आपके इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए स्टीम के आधार पर आपके कितने होते हैं। एक आपका होता है सबसे पहले तो लो प्रेशर बॉयलर आपका होता है स्टीम के आधार पर। ठीक है, बे बॉयलर जिसमें भाप का निम्न दाब जिसको हम इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेशर। ठीक, बे बॉयलर जिसमें भाप का निम्न दाब 80 बार होता है, 80 बार से कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर बॉयलर कहते हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 80 बार से अगर आपका कम है तो आपका कहलाएगा लो प्रेशर बॉयलर। आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लो प्रेशर बॉयलर का जो कि है दाब कितना होता है। ठीक, तो उसमें आपके ऑप्शन में लिखा होगा 80 बार से कम, 80 बार से ज़्यादा, या आपका जितना भी लिखा हो तो आप वहीं पर उसी हिसाब से टिक लगाएं। और आपका देखिए लो प्रेशर बॉयलर का होता है कितना, 80 बार से कम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरा कि हाई प्रेशर बॉयलर क्या होता है। बे बॉयलर जिसमें भाप का दाब 80 बार से अधिक होता है। 80 बार से अगर आपका अधिक है तो आपका वो होगा हाई प्रेशर बॉयलर, और अगर 80 बार से कम है भाप का दाब तो वो आपका होगा लो प्रेशर बॉयलर। ठीक है, उपयोग के आधार पर देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी हम फिर भी पढ़ लेते हैं कि स्टेशनरी बॉयलर, फिक्स्ड बॉयलर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो बॉयलर एक जगह स्थिर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड बॉयलर कहते हैं या फिर स्टेशनरी बॉयलर कहते हैं। पोर्टेबल बॉयलर मतलब वे बॉयलर जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके उनको कहते हैं पोर्टेबल बॉयलर। ठीक है, पोर्टेबल बॉयलर हम उसको कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए एक MCQ जो कि है इससे ज़रूर से आएगा, कोकरन बॉयलर से एक MCQ टाइप क्वेश्चन आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा। ठीक है, यह एक कम क्षमता वाला सबसे अच्छा बॉयलर होता है। आपका जो कोकरन बॉयलर होता है यह एक कम क्षमता वाला सबसे अच्छा बॉयलर होता है। इसकी स्टीम को उत्पन्न करने की क्षमता 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर होती है। ठीक है, किलोग्राम प्रति हावर होती है कितनी, 100 से आपका 3000 किलोग्राम प्रति हावर होती है इसकी क्या, स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता। इसका अधिकतम दाब या प्रेशर 17.5 बार होता है। 17.5 बार इसका जो होता है प्रेशर। ठीक, इसलिए यह लो प्रेशर बॉयलर के अंतर्गत आता है। आपका देखिए अगर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ ले कि कोकरन बॉयलर किस बॉयलर के अंतर्गत आता है तो कोकरन बॉयलर आपका लो प्रेशर बॉयलर के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर पूछ ले आपसे कि कोकरन बॉयलर का जो कि है आपका वाष्प उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है, प्रेशर दाब कितना होता है, अधिकतम दाब कितना होता है, तो 17.5 बार। ठीक है, कोकरन बॉयलर की भाप स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है, 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर। ठीक है, इन चीज़ों को आपको जो पॉइंट बताए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, यह बॉयलर मल्टी ट्यूब बॉयलर, ऊर्ध्वाधर बॉयलर, स्टेशनरी बॉयलर आदि प्रकार के बॉयलर होते हैं। ठीक है, अगला आपका पढ़ते हैं हम लेमोंट बॉयलर। देखिए लेमोंट बॉयलर क्या होता है, लामोंट बॉयलर। देखिए लेमोंट बॉयलर एक उच्च दबाव फोर्स्ड सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर आंतरिक ज्वलन बॉयलर होता है। ठीक, बॉयलर के छोटे व्यास की नली से भीतरी पानी को प्रसारित करने के लिए एक बाहरी पंप का उपयोग किया जाता है। ठीक, उच्च भाप उत्पन्न करने की क्षमता प्रति घंटे लगभग 50 टन होती है। आपका जो लेमोंट बॉयलर होता है इसकी भाप उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है, भाप उत्पन्न करने की क्षमता होती है इसकी 50 टन। ठीक है, प्रति घंटा 50 टन कितना, प्रति घंटा इसकी जो कि है भाप उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक, इसके बाद आपका आता है स्टिर्लिंग बॉयलर। स्टिर्लिंग बॉयलर क्या होता है, देखिए स्टिर्लिंग बॉयलर हम पढ़ेंगे। स्टिर्लिंग बॉयलर का उपयोग भाप इंजनों में किया जाता है। इसमें 3 भाप ड्रम तथा 1 जल ड्रम लगा होता है। इसमें पहले जल ड्रम 1 में जाता है और इसके बाद जल ड्रम 2 में जाता है। ठीक, इतना सब कुछ आपको पढ़ना है। और इसमें जो आपकी मेन चीज़ आपको सभी बॉयलर की पढ़नी है, सभी बॉयलर में आपको देखिए भाप उत्पन्न करने की क्षमता पढ़नी है। ठीक, इसकी भाप उत्पन्न करने की क्षमता पढ़नी है और इसकी क्या करनी है आपको, तापमान इसका कितना होता है, ये सभी बॉयलर की आपको जो कि ये पढ़ना है। देखिए इसकी भाप क्षमता कितनी, वाष्प क्षमता होती है 50,000 किलोग्राम प्रति हावर, 50,000 किलोग्राम प्रति हावर तथा भाप का दबाव, भाप का उत्पन्न 60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तापमान किसका कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस इसका जो कि है वो तापमान होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है
इसके बाद देखिए सेकंड लेसन में हमको पढ़ना है फ्यूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। फ्यूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईंधन को प्राप्त करेंगे, ठीक, ईंधन को प्राप्त करेंगे, उसके बाद ईंधन को अनलोड करेंगे, ठीक, अनलोड करेंगे, अनलोडिंग, इसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसके बाद स्टोरेज करेंगे, फिर इसके बाद प्लांट के अंदर धुलाई, प्लांट के अंदर धुलाई की करते हैं, ठीक, प्लांट के अंदर मतलब लाते हैं, मापन और तोलना या भट्टी के अंदर जलाना। ये आपकी साइकिल है, इसको हम यहाँ से समझते हैं एक एक करके, सभी इसको पॉइंट जो कि है वो क्लियर करते हैं। फ्यूल हैंडलिंग क्या होता है? फ्यूल हैंडलिंग क्या होता है? ईंधन की धुलाई, ईंधन की क्या होती है? धुलाई, ठीक, ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह लाना फ्यूल हैंडलिंग कहलाता है। ईंधन को उसके प्राप्त स्थान से संयंत्र तक पहुंचाने तथा संयंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम क्या कहते हैं? फ्यूल हैंडलिंग कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि ईंधन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम क्या कहते हैं? तो फ्यूल हैंडलिंग कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? फ्यूल हैंडलिंग कहते हैं। देखिए पहली बार आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, तो आप इससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो हमको देखिए पूरा पढ़ के चलना है। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर कर जाएंगे तो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बचेंगे कहाँ से? आएंगे तो आपके आखिर किताब से ही। हम आपको पूरा जो कि है अच्छे से पढ़ा देंगे तो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आराम से फंसेंगे ही। फ्यूल स्टोरेज क्या होता है? ईंधन भंडारण। ईंधन भंडारण क्या होता है? संयंत्र में सुरक्षा पूर्वक ईंधन को रखने की ईंधन भंडारण कहते हैं। ईंधन को रखने की क्या कहते हैं? ईंधन भंडारण कहते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है? यह वह व्यवस्था है जो ईंधन को प्राप्त स्थान से फर्नेस तक पहुंचाता है। ईंधन को प्राप्त स्थान से फर्नेस तक पहुंचाता है आपका क्या? फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, किसी आपके जो ईंधन प्राप्त हुआ है उसको उधर से आपके प्लांट तक लाने को बाय रोड से, ट्रेन के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से, ठीक, समुद्र में, ठीक। इसके बाद आपका आता है फ्यूल अनलोडिंग। फ्यूल अनलोडिंग क्या होता है? छोटे छोटे प्लांट में श्रमिकों के द्वारा ईंधन को उतारा जाता है। बड़े प्लांट में यांत्रिक विधि द्वारा ईंधन को उतारा जाता है। कोयले ढोने वाले बैगनों का उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे जी बैगनों क्या है? देखिए बैगनों आपकी इस प्रकार की जो ट्रॉली होती हैं छोटी छोटी हाथ से चलाने वाली, ठीक, श्रमिक यहाँ पर आपको पकड़कर इसको हाथ से ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो इस प्रकार की ट्रॉली को हम कहते हैं बैगन, ठीक, बैगन कहते हैं। चौथा है आपका है चपटी तली वाले बैगनों में लगभग 75 टन प्रति हावर की दर से कोयले को निकाला जाता है। जो आपकी चपटी तली वाले होते हैं बैगन, ठीक, उनकी सहायता से हम 75 टन प्रति हावर की दर से कोयले को उतार सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका पाँचवा पॉइंट आपका आता है। पाँचवें पॉइंट में आपसे कहा है कि अगर एक हॉपर प्रकार की ट्रॉली का उपयोग करते हैं, अगर एक हॉपर प्रकार की ट्रॉली का हम उपयोग करते हैं तो 200 टन प्रति घंटे की दर से कोयला निकाला जा सकता है। कोयला क्या करता है? निकाला जा सकता है अगर हमारी हॉपर की कितनी हॉपर प्रकार की टली है। इसके बाद देखिए प्रिपरेशन, तैयारी क्या है? तैयारी के आंतरिक कोयले के तोड़ना। तैयारी के अंतर्गत क्या आता है? कोयले को तोड़ना, छांटना तथा उचित आकार में परिवर्तन करना आता है, ठीक। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? कोयले को तोड़ते हैं, छांटते हैं तथा उसे उचित आकार देते हैं। उपकरण क्या क्या होते हैं? भंजन, ब्रेकर, कोयला तोड़ने का उपकरण आपका हथौड़ा वगैरह, ठीक है, साइजर, ड्रायर और मैग्नेटिक सेपरेटर, चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। देखिए अब आपका होता है लेसन थर्ड स्टार्ट, जिसका नाम है हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे पहले आप जान लें हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है। देखिए इसमें बांध के माध्यम से जल को ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक, उसे नियंत्रित रूप से टरबाइन से गुजारा जाता है और जल विद्युत पैदा की जाती है। सीधा सा आप इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक डैम बना होता है, ठीक, यहाँ पर आपका एक कंट्रोलिंग गेट लगा है। जल को हम पीछे डैम के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर आपका जल भरा हुआ है, ठीक, यहाँ पर आपका जलाशय भरा हुआ है। इस जल को कंट्रोलिंग गेट की सहायता से कम ज़्यादा करके यहाँ पर पाइप के माध्यम से टरबाइन पर गिराया जाता है। पाइप के माध्यम से टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन पर आपका गिरता है और टरबाइन आपकी क्या करने लगती है? घूमने लगती है। टरबाइन आपकी घूमने लगती है और टरबाइन को एक रोटर की सहायता से जनरेटर से जोड़ा जाता है, ठीक है। टरबाइन को एक रोटर की सहायता से जनरेटर से जोड़ा जाता है और जनरेटर क्या करता है? आपकी विद्युत पैदा करता है, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर आपके पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा जो की है वो इकट्ठी हो जाती है और इसी को फिर हम टावर के माध्यम से जो की है अपने घर तक पहुँचाते हैं और यूज करते हैं। तो ये था आपका क्या? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में हम सीधा सा आप समझें तो जल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं।
देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे जल विद्युत शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर अफवाह नदी संयंत्र, तालाब रहित अफवाह नदी संयंत्र, तालाब सहित भंडार जलाशय संयंत्र, भार की प्रकृति के आधार पर मूल भार संयंत्र, सकल भार संयंत्र, पंप स्टोरेज संयंत्र। ठीक, आपका ये तीसरा आपको जो कि ये पढ़ना है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उपलब्ध जल शीर्ष के आधार पर निम्न शीर्ष संयंत्र, मध्य शीर्ष संयंत्र और उच्च शीर्ष संयंत्र, तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए तीसरे लेसन में आपकी बहुत सी चीज़ें आती हैं। डैम आता है आपके कपलाइन टरबाइन आती है और आपकी आर के डैम आते हैं, कई प्रकार के डैम आते हैं। तो उन सभी डैम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो बनेंगे उनको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के रूप में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को देखिए, हमको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है ताकि आप लोगों का टाइम जो कि वेस्ट ना हो, आप लोग रिविजन के लिए भी टाइम निकाल सकें। ठीक, सबसे पहले आपका देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम रिवीजन होगा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का, और ये है आपका वीडियो लेक्चर दूसरा था। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर कौन सा था? दूसरा था ये वीडियो लेक्चर पावर प्लांट इंजीनियर का, 50 एमसीक्यू टाइप का आपका इसका क्या है, रिवीजन हो रहा है। सबसे पहले आप देख लिया कि यहाँ पर आपका पूछा है कि पीट कोयले में या कोल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। जो आपका पीट प्रकार का कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा होती है 20 से 30%। ठीक, इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर आया है आप उसको भी ज़रूर से देखें, उसके बाद आप इसको देखें। ठीक, पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 20 से 30%। ठीक है, इसके बाद आता है लेग्नाइट कोयला। लेग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लेग्नाइट कोयले में आपकी कार्बन की मात्रा होती है 65 से 70%। 65 से 70%। आपको ये दोनों जो कि है क्वेश्चन जरूर से याद करना है कि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 20 से 30% और आपके लेग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 65 से 70%। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 70 से कितना? 75%। 70 से कितना? 75%। 70 से 85%। इसके बाद आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि एंथ्रेसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85%। ठीक, आपको इन चारों में कार्बन की मात्रा कितनी होती है ये जरूर से याद करनी है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 20 से 30%। आपका लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है कितनी? 65 से 70। बिटुमिनस में होती है 70 से 85 और आपका एंथ्रेसाइड में होती है 85%। ठीक, इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का क्वेश्चन के मुख्य द्रव्य ईंधन है। मुख्य द्रव्य ईंधन है कौन कौन से हैं? पेट्रोल है, ठीक, केरोसिन, हल्का ईंधन तेल, डीजल तेल, भारी डीजल तेल और बेंजीन। तो ये सभी आपके क्या है? प्रमुख द्रव्य ईंधन है। अब आपसे इस तरह से नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा कि निम्न में से द्रव्य ईंधन कौन सा है। आपको कोई भी इनमें से एक नाम लिख दिया जाएगा और आपके 3 ऑप्शन जो कि है दूसरे दिए जाएंगे। आपको इसमें से बताना होगा कि क्या द्रव्य ईंधन कौन सा है। तो आपको ये 6 नाम जो कि ये याद जरूर से करना है। इसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन आता है कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर आपका कितना होता है? 2.7 × 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर। 1 किलोग्राम प्रति मीटर बराबर आपका कितना होता है? 9.81 जूल। आपको देखिए हम ये बता चुके हैं, सारा वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक, 9वें नंबर में आपका आता है कि 1 किलोग्राम कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर आपका कितना होता है? 4.27 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 4.1868 किलोग्राम जूल। 10वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होता है? 3.67 × 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर। आप एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, इतने पूरे हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें और आप इसको जरूर से याद कर लें। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। मतलब प्रकृति द्वारा कौन सी चीज़ नहीं बनाई गई है? आपका प्राकृतिक गैस प्रकृति से प्राप्त होती है, तेल आपका प्रकृति से प्राप्त होता है, लकड़ी प्रकृति से प्राप्त होती है, लेकिन बिजली जो की है वो हम मनुष्य बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। ठीक, प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है। 12वें नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज है। ठीक, 12वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। किस
किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है? अगर आपसे पूछे कि किस देश के पास वैश्विक या संचित कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है, तो आपका इसका आंसर आएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, कौन सा देश कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो आपका आंसर आएगा चीन। इस चीज़ में सभी लोगों को कन्फ्यूजन है कि देखिए उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका करता है चीन, और भंडार जो कि है सबसे ज़्यादा किसके पास है? USA के पास। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन और सबसे ज़्यादा भंडार है USA के पास। तो उत्पादन करने में और भंडार, इन दोनों चीज़ में बहुत अंतर है, ठीक है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक खुले चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? एक खुले गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 30% होती है। इसके बाद आता है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कि इसमें 14 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के किस चक्र का उपयोग किया जाता है? ब्रेटन चक्र, कैनोट चक्र, रैंकिंग चक्र या ओटो चक्र? तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? रैंकिंग चक्र, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि चूर्ण कोयला है, चूर्ण कोयला आपका कौन सा है? चूर्ण कोयला आपका इनमें से कोई भी नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। मुक्त कोयला, पीड़ित नहीं है, राख से पूरी तरह मुक्त, ये आपके क्या है? ये आपके कोयला जो कि है चूर्ण कोयला नहीं है। जो जीवाश्म ईंधन संयंत्र में ईंधन के दहन के लिए आवश्यक होती है, जो देखिए जो जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक होती है, तो क्या होती है? सभी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सही ईंधन वायु अनुपात की आवश्यकता होती है, उचित प्रज्वलन तापमान की आवश्यकता होती है। तो इन एक जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता जो कि है वो होती है। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक पावर प्लांट में कोयले को कोक हैंडिंग प्लांट से बॉयलर तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो हमने आपको ये चीज़ भी जो कि अच्छे से पढ़ाई है, ठीक। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं? एक पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयले को कोक हैंडिंग से प्लांट तक पहुंचाया जाता है। 18 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए भारतीय कोयले में राख की मात्रा होती है आपकी 20 से 25%। कितनी? 20 से 25%। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि फ्लाई ऐश के परिणाम क्या है? गैस टरबाइन या हाइड्रो पावर प्लांट? देखिए फ्लाई ऐश की आपके परिणाम है किसके? हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक। इसके बाद आता है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन कि जो एक भाप बिजली संयंत्र में बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करती है, क्या होती है? बीट स्टीम, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि किस पावर प्लांट की देखभाल सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है? थर्मल पावर प्लांट की जो कि हमें देखभाल सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। टेलीग्राम चैनल पर हम आज आपको एक जो कि है फ़ोटो डाल देंगे, उसमें आपकी जो सभी पावर प्लांट की टेबल है उसमें, ठीक है। उससे आप टेबल से जो कि है पावर प्लांट आसान होगा आपको याद करना। 22 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि किस पावर प्लांट का संचरण एवं वितरण मूल्य सबसे कम होता है? कौन सी पावर प्लांट का संचरण एवं वितरण मूल्य आपका देखिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम होता है? तो किसका होता है? थर्मल का, न्यूक्लियर का, डीजल का या हाइड्रो का? तो उसका आंसर है क्या है आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट का। 23 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि किस पावर प्लांट की विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है? सबसे कम होती है, किस पावर प्लांट की विश्वसनीयता सबसे कम होती है? कौन से पावर प्लांट पर हम सबसे कम भरोसा कर सकते हैं? थर्मल, ठीक। और सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होती है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि किस पावर प्लांट की पूंजीगत लागत सबसे कम होती है? तो थर्मल पावर प्लांट की पूंजीगत लागत जो कि है वो सबसे कम होती है। 25 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भाप इंजन की साइकिल से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है रैंकिंग साइकिल, ठीक है। रैंकिंग साइकिल का उपयोग किया जाता है। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है, 26 नंबर के देखिए क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन बताइए रीहीट साइकिल की। उसका उच्च दाब कितना होता है? 95 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उच्च तापमान इसका कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस से 620 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है।
होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक दाब को बढ़ाकर संयंत्र की दक्षता को बढ़ाना होता है। रीहीट साइकिल का उपयोग हम आपको पढ़ा चुके हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बॉयलर का सामान्य तापमान कितना होता है। बॉयलर का सामान्य तापमान हमने आपको बताया है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉयलर का सामान्य दाब कितना होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सभी लोग मिलकर सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें वीडियो को, ताकि उनको भी अच्छे नंबर लाने में आसानी हो। ठीक है, देखिए आपको इस वीडियो में क्या करा, हमने सबसे पहले आपको रिवीजन कराया चैप्टर का, उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का भी रिवीजन कराया, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो कि है एक बार और जो कि अच्छे से याद हो जाएं। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था है आपसे कि कोकरन बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की या भाप उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है। 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर। 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर। देखिए सुनने से हमको जो कि 70% याद हो जाता है, सुनने से केवल हमको 70% याद हो जाता है। और देखिए इसकी दाब कितना होता है कोकरन बॉयलर का 17.5 बॉल। ठीक, 30 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ले माउंट बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है। ले माउंट बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता होती है प्रति घंटा 50 टन। प्रति घंटा कितनी 50 टन। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि स्टिलिंग बॉयलर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए स्टीम बॉयलर में 50,000 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से क्या स्टीम उत्पन्न होती है और इसका तापमान कितना होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री कितना सेंटीग्रेड। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ईंधन को उसके प्राप्त स्थान से संयंत्र तक पहुंचाने को क्या कहते हैं। फ्यूल हैंडलिंग। देखिए क्वेश्चन को हम स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि 100 क्वेश्चन जो कि है कंप्लीट करनी है, तो वीडियो को इसलिए हमने स्पीड में जो कि है करा है। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि दग्ध गैस उपयोग के बाद किसके माध्यम से निकाल दी जाती है। जो आपकी बेकार गैस होती हैं बिना किसी काम की, उसको हम इस चिमनी की माध्यम से जो कि है प्लांट से बाहर निकाल देते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भट्टी का वह भाग जिस पर ईंधन को रखा जाता है वो आपका क्या कहलाता है। जालिका या हम कह लें ग्रेट सरफेस पर हम ईंधन को रखते हैं, उसके बाद हम ईंधन को जलाते हैं। ठीक है, 35 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो ईंधन को प्राप्त फर्नेस तक पहुंचाता है प्राप्त स्थान से, उसको हम क्या कहते हैं फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम कहते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि चपटी टली वाले बैगनों से लगभग कितने टन प्रति घंटे की दर से कोयले को निकाला जाता है। चपटी टली वाले हमने आपको अभी बताया है 75। ठीक है, 75 टन प्रति घंटे की दर से जो कि है आपका कोयले को निकाला जाता है किसकी, चपटी टली वाले बैगनों के माध्यम से। ठीक है, 37 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि हॉपर प्रकार की ट्रॉली से कितने टन प्रति घंटे की दर से कोयले को निकाला जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 200 आएगा। देखिए आपकी ट्रॉली कह लो या आप बैगनों कह लो, तो दोनों का मतलब एक ही है, ट्रॉली और बैगनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, 38 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को किस यूनिट में मापते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को MEV में मापते हैं। इसके बाद आता है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछता है कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर में उत्पादन वाष्प का दाब कितना होता है। उत्पन्न वाष्प जो आपकी भाप होती है स्टीम, उसका दाब कितना होता है 100 बार से 130 बार। 100 बार से कितना है 130 बार। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जब नदी का मुंह सकरा हो तो किस प्रकार का बांध बनाया जाता है। जब आपकी नदी का मुंह सकरा हो तो आपका किस प्रकार का RCC बांध बनाया जाता है। ठीक, RCC बांध बनाया जाता है। पेन स्टॉक किसके मध्य लगाया जाता है। सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच में क्या लगाया जाता है, पेन स्टॉक लगाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच कौन सा उपकरण लगाया जाता है, तो पेन स्टॉक लगाया जाता है। 42 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है। देखिए सोलर भट्टी का तापमान आपका होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। 5000 डिग्री सेल्सियस। और सी बैक नियम है आपका अल्फा T2 - T1। ठीक है, अल्फा T2 - T1 आप डायरेक्ट याद करेंगे, सी बैक नियम। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है सी बैक नियम पर। किस पर, सी बैक नियम पर। और देखिए अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो ठीक आप लोग बता दें कमेंट करके, और लाइव कमेंट कोई भी नहीं करेगा। अगर लाइव आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो लाइव चैट में ना पूछें, आप कमेंट करके क्वेश्चन को पूछें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो ठीक, लाइव चैट में हम आपका जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, उसमें आपका जो ये जवाब दे देंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा कोयला यूज किया जाता है। आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें आपका कौन सा बिटुमिनस या चारकोल कोयला यूज किया जाता है। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्न में से गैसीय ईंधन कौन सा है। ए और सी दोनों। तो आपका इसका सही आंसर कौन सा होगा, निम्न में से आपका कौन सा
चारकोल गैस और आपका कोक ओवन गैस, चारकोल कोल गैस, ठीक सॉरी, आपका निम्न में से गैसीय ईंधन है कोल गैस और कोक ओवन गैस, कोल गैस और कोक ओवन गैस, अर्थात ए व सी, ठीक है। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्न में से द्रव्य ईंधन है, निम्न में से द्रव्य ईंधन कौन सा है? गैसोलीन, गैसोलीन आपका क्या है? द्रव्य ईंधन होता है, ठीक। 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से ठोस ईंधन कौन सा है? लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोल आपका क्या है? एक ठोस ईंधन है, स्टीम को गर्म करता है। सुपर हीट आपका क्या है? सुपर हीटर क्या करता है? आपकी स्टीम को क्या करता है? गर्म करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है? 50 से 55%, 50 से कितनी? 55%। आपको सभी पावर प्लांट की जो कि है दक्षता याद जरूर से करनी है, ठीक। इसके बाद आपका वीडियो लेक्चर तीसरा आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आज की वीडियो लेक्चर में आपको 100 क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक। कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराया जाएगा। जब विद्युत उत्पादन संयंत्रों का जीवन काल अवधि होती है, जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों की जीवन काल अवधि कितनी होती है? 100 से 125 वर्ष, 100 से कितनी? 125 वर्ष, 100 से 125 वर्ष। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि जल के पीछे जमा जल को बांध के पीछे, सॉरी, बांध के पीछे जमा जल को हम क्या कहते हैं? बांध के पीछे जमा जल को हम कहते हैं जलाशय। बांध के पीछे जो हमारा जल इकट्ठा हो जाता है उसको हम कहते हैं जलाशय, ठीक। क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं। 30 आपका तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, मतलब कि 53 नंबर के क्वेश्चन का आपका आता है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र को बाल्ब हाउस, जल विद्युत शक्ति संयंत्र को में बाल्ब हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग कौन सा है? पेन स्टॉक है। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं पेन स्टॉक का एक और क्वेश्चन, ठीक। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि टरबाइन की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर कह ले हम, कंट्रोलर कह ले, या आपका क्या कहते हैं? नियंत्रक। गवर्नर, कंट्रोलर और नियंत्रक तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सभी देशों में क्या विद्युत ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग शक्ति संयंत्र से प्राप्त होता है? सभी देशों में विद्युत ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग शक्ति संयंत्र से प्राप्त होता है? तो आपका 25%, कितने परसेंट? 25%। 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा नदी संयंत्र में पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है? कौन सी नदी संयंत्र में पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है? अपवाह नदी संयंत्र, अपवाह नदी संयंत्र, अपवाह नदी संयंत्र आपका इसका सही आंसर होगा तालाब रहित, ठीक है। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किसी संयंत्र में जल धारा की क्षमता को कई महीनों के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक। भंडारण जलाशय संयंत्र में, भंडारण जलाशय संयंत्र में। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जो जल को बहने से रोकते हैं, जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डैम, उसको हम क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। देखिए, तीसरे लेसन में आपके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। आपके तीसरे लेसन में जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने आज यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। 9वां आपका क्वेश्चन क्या है? पेल्टन व्हील क्या है? टरबाइन का भाग है। आपका पेल्टन व्हील आपका एक टरबाइन का ही भाग होता है। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की स्थैतिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में किया जाता है परिवर्तित। 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्न शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष न्यूनतम कितने मीटर से कम होता है? निम्न शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष न्यूनतम कितने मीटर से कम होता है? 25 मीटर से कम होता है। आपको हम सभी निम्न, उच्च और मध्य बता चुके हैं, ठीक। एक बार और आप देख लें कि मध्य शीर्ष संयंत्र में जल को लगभग कितने के मध्य उपलब्ध होता है? आपका जो मध्य शीर्ष संयंत्र होता है उसमें आपका जल कितने पर उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है? 35 से 95 मीटर। लो या हम कह लें लो हेड हाइड्रो प्लांट में कौन सा टरबाइन उपयोग किया जाता है? लो हेड हाइड्रो टरबाइन में कौन सा प्लांट जो कि है आपकी टरबाइन उपयोग की थे? कपलाइन टरबाइन आपकी उपयोग की जाती है। कौन सी? कपलाइन टरबाइन आपकी उपयोग की जाती है, ठीक। इसके बाद आता है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछता है कि उच्च शीर्ष संयंत्र में जल की मात्रा न्यूनतम कितने मीटर से ज़्यादा होती है? उच्च शीर्ष संयंत्र में जल की मात्रा न्यूनतम कितने मीटर से ज़्यादा होती है? तो आपका इसका आंसर आएगा कितना? 100 मीटर से आपकी ज़्यादा होती है। हम आपको इसमें देखिए वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन वाला। 15 नंबर के आपका क्वेश्चन आता है कि वह मशीन जो जल की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है या कर देती है, वाटर टरबाइन होता है, ठीक है। 16वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि वह टरबाइन जो जल सॉफ्ट के सामान्य तथा
निम्न शीर्ष पर कार्य करती है? कपलान टरबाइन, ठीक, कपलान टरबाइन कहलाएगी। 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा कि कौन सी टरबाइन 4 मीटर से 24 मीटर तक जलशीर्ष पर कार्य करती है? कौन सी टरबाइन 4 मीटर से 24 मीटर जलशीर्ष पर कार्य करती है? कपलान टरबाइन करती है। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जहाँ जल की मात्रा उच्च शीर्ष होती है, जहाँ जल की मात्रा उच्च शीर्ष होती है वहाँ किसका उपयोग करते हैं? तो आपकी जहाँ जल की मात्रा उच्च शीर्ष होती है वहाँ पर हम लगाते हैं पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील को वहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक। आपका इसके बाद आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्न में से पेल्टन व्हील का भाग है, निम्न में से पेल्टन व्हील का भाग कौन सा है? सभी, नोजल, केसिंग, ब्रेकिंग जेट, रनर या बकेट। रनर और बकेट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपके सभी पेल्टन व्हील के भाग होते हैं। 20वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जेट के पानी का प्रवाह, ठीक, जेट के पानी के प्रवाह कैट पर कराने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? नोजल का यूज किया जाता है, ठीक है। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि घूमते हुए पहिए को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्रेकिंग जेट का। जो आपका पहिया घूम रहा है उसको रोकने के लिए हम ब्रेकिंग जेट का उपयोग करते हैं। पेन स्टॉक किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। पेन स्टॉक आपका जो होता है वो स्टील का बना होता है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है? 100, आपका 10 से 100 RPM, ठीक, 10 से 100 RPM। 24 नंबर के आपका क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की रनर कॉस्ट कितनी होती है? रनिंग कॉस्ट आपकी कितनी होती है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की? तो आपकी लेस देन डेट आ स्टीम पावर प्लांट, एक स्टीम पावर प्लांट से कम, आपका जो एक स्टीम पावर प्लांट आता है उससे कम आपकी होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कॉस्ट, ठीक है, रनिंग कॉस्ट जो की होती है, ठीक है। 25 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भाप टरबाइन का सिद्धांत किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक, तो आपका इसका आंसर आएगा क्या? ऑल गवर्निंग के द्वारा, नोजल के द्वारा और बाय पासिंग गवर्निंग, ठीक, इन सभी के द्वारा आपका क्या होता है? भाप टरबाइन का सिद्धांत जो कि है वो नियंत्रित होता है। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक जल विद्युत संयंत्र में एक आवेग टरबाइन गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक पूर्ण रूपांतरण द्वारा संचालित, गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक पूर्ण रूपांतरण द्वारा संचालित होती है क्या? एक जल विद्युत संयंत्र में एक आवेगी टरबाइन, आवेग टरबाइन होती है, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि खुले चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 30% होती है। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए आपके जो कि है नए क्वेश्चन जो कि आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, तो वो सबसे लास्ट में आपको बताए जाएंगे। अभी ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके MCQ टाइप का रिवीजन हो रहा है और आप जो आपको बाद में मिलेंगे जो आपके नए MCQ टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, ठीक है। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के किस चक्र का उपयोग किया जाता है? ब्रेटन चक्र का या रैंकिंग चक्र का, ठीक है। रैंकिंग चक्र आपका इसका सही आंसर होगा कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के किस चक्र में उपयोग किया जाता है? रैंकिंग चक्र में। इसके बाद आता है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन कि स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता होती है इम्प्रूव इन विंटर, मतलब सर्दियों में बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म ईंधन संयंत्र में ईंधन के दहन के लिए कौन सा रेन या आवश्यक होता है? तो देखिए आपका सभी सही ईंधन हवा रेटिंग, रेडियो, ऑक्सीजन और उचित प्रज्वलन तापमान। इसके बाद आता है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन कि एक पावर प्लांट में कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट से वाटर बॉयलर तक किसके माध्यम से ले जाया जाता है? आपका जो पावर प्लांट होता है उसमें कोयले को कोल हैंडलिंग से बॉयलर तक किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो सभी के माध्यम से, ठीक। एक आपके ट्रक के माध्यम से हम कोयले को प्राप्त स्थान से आपके पावर प्लांट तक लाते हैं, ट्रॉली के माध्यम से पावर प्लांट आपके जो ट्रक से उतार कर कोयले को प्लांट तक ले जाते हैं, और बकेट क्या करता है आपका? बकेट में हम कोयले को इकट्ठा करते हैं। 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है? 20 से 25%। भारतीय कोयले में राख की मात्रा अब आप सभी लोगों को याद हो चुकी है, 20 से 25% होती है। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? केमिकल ऊर्जा, ठीक। रसायन ऊर्जा इसमें आपकी क्या होती है? ऊर्जा आपकी क्या वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक, केमिकल ऊर्जा। 34 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फ्लाई एश का परिणाम है। फ्लाई एश का परिणाम, सबसे पहले आप जान लें कि फ्लाई एश होता क्या है। फ्लाई एश आपका एक तरह से धूल मिट्टी के कण होते हैं, ठीक, जो आपकी अगर आँख में चला जाए तो आपकी आँख को नुकसान पहुँचा सकता है। फ्लाई एश एक केमिकल टाइप ही होता है, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन कि जो एक स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करता है उसको हम क्या कहते हैं, बीट स्टीम कहते हैं, बीट स्टीम कहते हैं। ठीक, कोकरन बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है, 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर, 100 से 3000 किलोग्राम प्रति कितनी हावर होती है। ठीक, इसके बाद आता है आपका 37 नंबर का क्वेश्चन कि लेमोंट बॉयलर की भाप उत्पन्न करने की या स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी प्रति घंटे होती है, तो आपकी होती है 50 टन प्रति घंटे लगभग, 50 टन प्रति घंटे लगभग। स्टीम बॉयलर की भाप उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है, 50,000 किलोग्राम प्रति हावर, 50,000 किलोग्राम प्रति कितना हावर। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वायु व्यवस्था जो ईंधन को प्राप्त स्थान से फर्नेस तक पहुंचाती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम कहते हैं। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संयंत्र में सुरक्षा पूर्वक ईंधन को रखना क्या कहलाता है, फ्यूल स्टोरेज कहलाता है। फ्यूल स्टोरेज में हम क्या करते हैं, आपके कोयले को सुरक्षित रख देते हैं। ठीक, 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन को उसके प्राप्त स्थान से संयंत्र तक पहुंचाने को हम क्या कहते हैं, फ्यूल हैंडलिंग कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक, आपका 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कोयले को उतारने के स्थान से लेकर आपके कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने को कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, कोल्ड ट्रांसफ़र आपका कहलाता है। ठीक है, 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 43 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भूकंप रोधी तथा कम खर्च वाले बांध कौन से होते हैं। देखिए, तो आर्क बांध जो आपके होते हैं ये आपके भूकंप रोधी होते हैं और कम खर्च में जो कि है वो बन जाते हैं। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जहाँ कोई भी बांध नहीं बनाया जा सकता है वहाँ पर आपका कौन सा बांध बन सकता है, तो जहाँ पर आपका कोई भी बांध नहीं बन सकता है वहाँ पर आपका अर्थफिल डैम बनाया जाता है, अर्थफिल बांध बनाया जाता है। ठीक है, 45 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कौन सी टरबाइन जल उच्च शीर्ष पर कार्य करती है, कौन सी टरबाइन जल उच्च शीर्ष पर कार्य करती है, इम्पल्स टरबाइन, आवेगी टरबाइन या आवेग टरबाइन। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मध्य व निम्न शीर्ष पर कार्य करती है कौन सी टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन। 47 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है। अब सभी लोगों को जो कि है सभी पावर प्लांट की दक्षता याद हो चुकी होगी, 60 से 70, 60 से 70%। 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से भाप उत्पन्न होती है वो कौन सी टरबाइन होती है। भाप उत्पन्न किस टरबाइन से की जाती है, इम्पल्स रिएक्टिव टरबाइन, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। ठीक, बार बार इसको याद कीजिएगा आप लोग। 49 नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछता है कि इकोनोमाइजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इकोनोमाइजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हीट फीड वाटर के लिए। 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी परिधि पर घूमने वाले वेन लगाए जाते हैं, किसकी परिधि पर लगाए जाते हैं, रनर की। रनर आपका इस तरह से होता है, इसी की परिधि पर हम क्या लगाते हैं, घूमने वाले जो कि है वेन लगाते हैं, इनको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। ठीक, पंखुड़ी लगा देते हैं आपकी घूमने वाली वेन इसी तरह से होती हैं आपकी, जे घूमती हैं और आपके क्या करता है, इसी से आपका क्या रनर लगा होता है, तो रनर भी आपका इसी के साथ जो कि है वो घूमता है। तो देखिए, आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका जो पार्ट 2 था, वीडियो लेक्चर दूसरा था, तो इसमें हमने लेसन सेकंड और लेसन थर्ड जो कि है पूरी तरह से कंप्लीट किया है, इसका रिवीजन किया है और इसी के साथ 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का भी रिवीजन किया है। देखिए, आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन कराया जाता है, ताकि आपको जो अगर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन आपसे टॉपिक से ही पूछ ले बनाकर, तो आप उसका आंसर जो कि है वो हाल दे सकें। तो देखिए, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से सभी लोग लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी एक बार रिवीजन हो सके। और MCQ क्वेश्चन का आप एक बार जरूर से रिवीजन करें वीडियो के माध्यम से, चाहे आप खुद से, और जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उनको आप बार बार पढ़ें और अगर हो सके तो उनके भी आप नोट्स जरूर से बनाएँ। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे और अगर जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए सभी आपके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उनकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आपके जितने भी नोट्स बनवाए गए थे आपको सभी टॉपिक के, उनकी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आपको सभी की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसकी जो पहले ब्रह्मास्त्र सीरीज आ चुकी है वीडियो लेक्चर आपका फर्स्ट, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।